विद्यापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको यह बतलाया कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी विषय वस्तुएं सम्मिलित हैं, और हमने चलते चलते यह भी कहा था कि हम अगली कक्षा में बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता और क्षेत्र और महत्व को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सम्मुख बाल विकास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह आपके डीएलएड का प्रथम पाठ है, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। इसको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम बाल विकास के अर्थ को समझते हैं। देखिए, बाल विकास जो शब्द है, वैसे तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है, और बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बाल धन विकास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालकों का विकास करना ही बाल विकास कहलाता है। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है बाल विकास की, यह गर्भावस्था से ही प्रारंभ होती है और तब तक चलती है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती व्यक्ति की। लेकिन मनोविज्ञान में इसको मृत्यु तक न ले जाकर के 3 अवस्थाओं तक, बाल विकास को सिर्फ 3 अवस्थाओं तक सीमित कर दिया गया है। पहली जो अवस्था है जिसका हम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो होती है शैशवावस्था। दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का इस बाल विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। देखिए, आपके इस स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अर्थात क्रो एंड क्रो ने कहने का तात्पर्य है कि बाल विकास जो आपका है वह एक विज्ञान है, और यह बालकों का व्यवहार का अध्ययन करता है। कब से लेकर? गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक, जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक, उसी प्रकार डार्विन की भी परिभाषा को ध्यान दीजिए कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। अभी इन दोनों परिभाषाओं में सेम है एक चीज। उन्होंने कहा कि जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है, यह डार्विन की परिभाषा में है, और क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है, और डार्विन ने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। यहां पर डार्विन ने व्यवहारों का विज्ञान कह दिया, बाल विकास को क्या कह दिया? व्यवहारों का विज्ञान कह दिया, और कहा दोनों लोगों ने सेम ही चीजें कही कि गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक हम बच्चों का बाल विकास के अंतर्गत इसका व्यवहारों का ही अध्ययन करते हैं। और उन्होंने कहा कि वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। इसके पश्चात हर्लाक की भी परिभाषा देख लीजिए कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। अभी मैंने आपको बतलाया कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जिसके तहत एक शाखा के रूप में बाल मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में स्थापित है। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, अभी मैंने आपको कहा कि अवस्थाएं तो वैसे 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन बाल विकास को हम 3 अवस्थाओं तक ही सीमित रखते हैं। वह होती है शैशवावस्था,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो हर्लॉक की परिभाषा है वह उन्होंने यही कहा कि मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो यह रही कुछ बाल विकास की परिभाषाएं। अब आइए बाल विकास की आवश्यकता के बारे में हम जान लें। आपके श्यामपट स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। पहली जो आवश्यकता है वह है कि बालक की मनोरचना की जानकारी होती है। बालक की मनोरचना की जानकारी होती है। ठीक, देखिए बालक की जो मनोरचनाएं हैं, अब इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि दो भिन्न भिन्न बालकों को अगर हम खड़ा कर दें और उनके मनोरचनाओं को, उनकी मनोदशा को अगर हम देखें, समझें या उनके व्यवहार का हम अध्ययन करें, तो हमको उन दोनों बालकों के व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। देखिए बाल विकास की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हम जब, देखिए पहली चीज तो यह है कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं। हम जब शिक्षक बन करके किसी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ एक नहीं, हमको अनेक प्रकार के बालक मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के मनोरचना वाले बालक मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियों वाले बालक मिलते हैं। ऐसे बालक मिलते हैं जिनकी क्षमताएं भिन्न होती हैं, जिनकी रुचियां भिन्न होती हैं और बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो जब हम बाल विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो बालकों की जितनी भी मनोरचनाएं होती हैं हम सबके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार हमको शिक्षण देने में सरलता और सहजता का अनुभव होता है और हम एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है कि बाल विकास प्रक्रिया को समझने में सहायक। देखिए बाल विकास की जो प्रक्रिया है यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और बहुत सारे उतार और चढ़ाव इसमें देखने को मिलते हैं। आप गर्भावस्था से जब अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारे विकास देखने को आपको मिलेंगे और बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जब आप शैशवावस्था में जाते हैं तो वहाँ पर बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, तर्क, चिंतन, कल्पना, सब में भिन्नता होती है। शैशवावस्था में यह जो है अलग ढंग से चलता है। जब हम बाल्यावस्था में आते हैं, शारीरिक विकास को देखते हैं, मानसिक विकास को देखते हैं, संवेगात्मक विकास को देखते हैं, आध्यात्मिक विकास को देखते हैं, तो उसमें शैशवावस्था से भिन्न परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, तर्क, कल्पना और चिंतन का विकास हमको भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, जो न तो शैशवावस्था में दिखाई दिया न तो बाल्यावस्था में दिखाई दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और गर्भावस्था, इन तीनों में जो विकास की प्रक्रिया है वह भिन्न भिन्न होती है और बाल विकास हमको उसको समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात बाल निर्देशन और परामर्श में सहायक। जब हम किसी बालक के व्यक्तित्व को जान लेते हैं, उसकी इच्छाओं को जान लेते हैं, उसकी रुचियों को जान लेते हैं, तो हमको उसको उचित निर्देशन देने में और उचित परामर्श देने में सहायता की अनुभूति होती है और वो तभी होगी जब हम बाल विकास का विस्तृत अध्ययन किए होंगे तो। और इस प्रकार हम बच्चों का उचित निर्देशन और परामर्श उनको आसानी से दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है शिक्षक के लिए। ठीक, शिक्षक एक उचित निर्देशन करता भी होता है और शिक्षक एक उचित उचित परामर्शदाता भी होता है। शिक्षक एक उचित निर्देशन करता भी होता है और उचित परामर्शदाता भी होता है और यह तभी हो सकता है जब वह बाल मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से वह सीखा और समझा हो। तो इस प्रकार हम बच्चों का उचित निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी बालक के, एक कहावत प्रचलित है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य हो गया कि शैशवावस्था से ही
हम बालक किस क्षेत्र में गति कर सकता है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, वह बचपन से ही हमको दिखाई देने लगता है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में जब हम बालकों को देखते हैं, समझते हैं, उनके गुणों से हम परिचित होते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम परिचित होते हैं, तो हम उनको भविष्य में वो क्या बन सकते हैं, क्या बनने के योग्य हैं, उसके बारे में हम भविष्यवाणी करके उनके भविष्य को सुधारने का कार्य भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अगर बाल विकास हमने पढ़ा है, समझा है, तो हम बच्चों के प्रति भविष्यवाणी करने में भी सहायता हमको मिलेगी। इसके पश्चात बाल विकास का बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण एवं नियंत्रीकरण में सहायक। देखिए ये जो चीज है आपका बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण, देखिए बालकों का व्यवहार कुछ ऐसा होता है जो अप्रिय होता है, जो अनैतिक होता है, हमको उसमें उसका मार्गांतरीकरण करना है। बच्चों में अपार ऊर्जा का भंडार होता है, अपनी ऊर्जा को उन्होंने अगर गलत दिशा में लगाने का कार्य किया तो वह जो अपने जीवन का लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे। इसलिए बालकों के व्यवहार, बालकों की जो शक्ति है उसको उचित उसका मार्गांतरीकरण अगर हम कर दें, ठीक, तो बालक अपने जीवन में सफल हो सकता है। और इसके पश्चात नियंत्रण में सहायक, बालकों को किस प्रकार से नियंत्रित रखा जाए, कैसे उनको उचित लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए, इस प्रकार हम जो है उनके व्यवहार में नियंत्रण भी कर सकते हैं और उनको भावी जीवन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो यह आपका इसमें भी सहायक हो जाता है बाल विकास। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, प्यारे बच्चों, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह कक्षा में सभी बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का उसको ज्ञान हो। और यह जब ज्ञान उसको प्राप्त होता है तो वह बच्चों की रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी दक्षता के अनुसार उनको उचित शिक्षण देने का कार्य शिक्षक कर सकता है। तो इस प्रकार अगर व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान किसी शिक्षक को है तो वह एक सफल शिक्षक बन सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसके पश्चात कक्षा में शिक्षण और अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। देखिए कभी कभी जो शिक्षक जिन्हें बाल विकास या मनोविज्ञान का ज्ञान उचित ढंग से नहीं प्राप्त होता, वह अपनी कक्षा में शिक्षण देने में सहज नहीं महसूस कर पाते हैं। इस प्रकार अगर हम बाल विकास का अध्ययन किए हुए हैं तो कक्षा में हम किस प्रकार से शिक्षण दें कि बच्चों में जो हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति तक हम पहुंच सकें, तो कक्षा का शिक्षण उचित ढंग से हम कर सकते हैं अगर हमने बाल विकास का अध्ययन किया है। दूसरी चीज कि अधिगम का वातावरण किस प्रकार बनाया जाए। अगर हमने बाल विकास को पढ़ा है, समझा है, तो हम यह जान लेंगे कि हम अधिगम का वातावरण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बच्चों के सम्मुख हमको बनानी पड़ती हैं जिससे बालकों का अधिगम सर्वाधिक होने लगता है। और यह वही शिक्षक कर सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो इस प्रकार अगर बाल मनोविज्ञान का हमें ज्ञान है, बाल विकास का हमको ज्ञान है, तो हम कक्षा में शिक्षण कार्य और अधिगम का वातावरण आसानी से बना सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके पश्चात अनुशासन स्थापित करने में सहायक, बहुत जरूरी है। अगर अधिगम चल रहा हो तो उस अधिगम में बहुत जरूरी है अनुशासन। अगर आपने अनुशासन को बनाए रखने में सफलता नहीं हासिल कर ली तो आप बच्चों को उचित ज्ञान या जिस प्रकार का आपने उद्देश्य आप बना करके चलते हैं, उस उद्देश्य तक आप किसी परिस्थिति में आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए कक्षा का अनुशासन बनाने में भी बाल मनोविज्ञान का बहुत ही योगदान है। ठीक है। इसके पश्चात विशिष्ट बालकों के क्षण में सहायक, विशिष्ट बालकों के क्षण में सहायक, सॉरी ये लिखा हुआ है शिक्षण में सहायक, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। देखिए विशिष्ट बालक की 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। एक तो ऐसे बालक जो मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। पहले बालक जो शारीरिक रूप से, शारीरिक प्लस मानसिक, मानसिक रूप से जो
दिव्यांग बालक होते हैं वह इसकी श्रेणी में आते हैं। दूसरे ऐसे बालक जो मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वह विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे ऐसे बालक जो काफी प्रखर बुद्धि के होते हैं, प्रखर बुद्धि, जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी होती है, ये 3 प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं। और इन तीनों प्रकार के विशिष्ट बालकों को अलग अलग ढंग से शिक्षण देने का कार्य वही शिक्षक कर सकता है जिसे उचित मनोविज्ञान का ज्ञान हो। देखिए होता क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांग बालक हैं उन्हें प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता है, उनके साथ बार बार कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को वही शिक्षक उचित ढंग से शिक्षण दे सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। दूसरा, मंद बुद्धि के बालक। मंद बुद्धि के बालक में शिक्षक को लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक मंद बुद्धि बालकों से खींच जाता है। तो जो शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा उसे यह पता है कि हमें खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंद बुद्धि वाले बालक पर अधिक कार्य करने की जरूरत है। फिर मैं यही चीज कहूंगा कि जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से पढ़ा है, समझा है, वह मंद बुद्धि बालकों को उचित दिशा निर्देशन दे सकते हैं, उनका उचित अधिगम कर सकते हैं। उसके बाद पश्चात प्रखर बुद्धि वाले बालक को, फिर वही चीज कि बाल मनोविज्ञान का जो शिक्षक ज्ञाता होगा वह यह जानता होगा कि प्रखर बुद्धि वाले बालक को अधिक से अधिक ज्ञान की जरूरत है। आपने कोई चीज उनको बतलाई और वो आसानी से उसको ग्रहण कर लिए, अब उनको अगला ज्ञान दीजिए, वो भी आप बता दिए, वो भी आप उन्होंने सीख लिया। कहने का तात्पर्य है इनकी कार्य करने की जो गति होती है वो काफी प्रखर होती है और इनको लगातार कंटिन्यू ज्ञान की जरूरत होती है। बीच में अगर आप रुक गए, इनको शिक्षण आपने नहीं दिया, इनको आगे का पाठ आपने नहीं पढ़ाया, तो इनकी जो कार्य करने की गति होती है वो शिथिल हो जाती है। इसलिए प्रखर बुद्धि वाले बालक को लगातार ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। तो यह वही शिक्षक जान पाएगा जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। ठीक, तो यह आवश्यकता, यह बाल विकास की हमारी आवश्यकता है। इसके पश्चात सफल शिक्षक बनने में बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञाता होगा वही अपने बच्चों को उचित निर्देशन दे सकता है, वो उचित परामर्श दे सकता है। ठीक है, प्रक्रिया, बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में भी सहायक होगा। आप ये इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से समझ लीजिए। ऐसे शिक्षक जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से सीखा है, समझा है, वह बालकों की मनोरचना को भी समझ जाएंगे, वह बाल विकास की प्रक्रिया को भी समझने में उनको सहायता मिलेगी, दिशा निर्देशन भी कर सकते हैं, परामर्श भी दे सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों की, मार्गांतरीकरण और नियंत्रण भी कर सकते हैं बच्चों की, बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान ले सकते हैं और उसी अनुसार उनको शिक्षण कार्य करा सकते हैं। ठीक, अधिगम का वातावरण भी बना सकते हैं, अनुशासन भी स्थापित कर सकते हैं। विशिष्ट बालक, जो भी मैंने 3 प्रकार के विशिष्ट बालक आपको बतलाए, इन 3 विशिष्ट प्रकार के बालकों का भी उचित निर्देशन और परामर्श या उनका उचित शिक्षण या उनका उचित अधिगम शिक्षक कर सकता है। तो कैसे नहीं एक सफल शिक्षक बनने में सहायक होगा। बाल मनोविज्ञान अगर आपने बेहतर ढंग से पढ़ लिया तो आप एक कुशल अध्यापक, कुशल शिक्षक, ठीक है, आप बन सकते हैं। तो यह चीजें रही बाल विकास की आवश्यकता। अगली कक्षा में बच्चों हम आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होंगे बाल विकास का क्षेत्र और उसके महत्व। तो तब तक के लिए धन्यवाद।